हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो पी ब्लॉक चैप्टर के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट इसके पहले देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने 4 पार्ट में कुछ बेसिक चीजें देखी थी पी ब्लॉक के अंदर। उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखी थी। उसके बाद अगर हम देखें आज इंपॉर्टेंट पी ब्लॉक के अंदर केमिकल रिएक्टिविटी। ओके, अब पी ब्लॉक के अंदर आपको पता है कि 13 से लेके 18 तक हम ग्रुप पढ़ते हैं। तो उसके अंदर अगर हम ग्रुप 13 की बात करें, दैट इज बोरॉन फैमिली, उसको हम कहते हैं बोरॉन फैमिली। तो उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली रिएक्शन जो हम देखते हैं वो देखते हैं रिएक्शन विद एयर। रिएक्शन विद एयर। अभी एयर के साथ अगर आप देखिए बच्चों तो 2 इंपॉर्टेंट गैसेस होते हैं जिसके साथ हम रिएक्शन चेक करते हैं। एक तो होता है O2 या तो फिर होता है N2। ठीक है, आप बोलेंगे सर हीलियम, नियॉन ये भी तो गैसेस होते हैं, लेकिन बेटा वो गैसेस इतने ज्यादा रिएक्ट नहीं करते क्योंकि नोबल गैसेस है। तो मेनली केमिकल रिएक्टिविटी अगर आपको किसी भी एलिमेंट की चेक करना है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जैसे हम हमारे भी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते हैं। जैसे कॉपर की बोतल आप देखेंगे तो कॉपर के साथ एयर की रिएक्शन क्या हो सकती है, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में तो बहुत सारे एलिमेंट मेटल नॉन मेटल आते ही है। उसके बाद Fe देखते हैं आप, Fe के साथ एयर की रिएक्शन होती है, वाटर की रिएक्शन होती है। तो बेसिकली केमिकल रिएक्टिविटी मतलब क्या है, तो आपके पास जितने भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो कैसे रिएक्ट करती है एयर के साथ, पानी के साथ या फिर हैलोजन के साथ, मतलब जो भी रिएक्टिव ग्रुप है बेसिकली उसके साथ एसिड और बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, उससे हम उसकी रिएक्टिविटी दिखती है। बेसिकली अगर हम ऑक्सीजन के साथ किसी भी ग्रुप को रिएक्ट करें तो उसके ऑक्साइड फॉर्म करेगा। जैसे अगर मैं ऑक्साइड बोरॉन फैमिली के ऑक्साइड की बात करूं, जैसे आपके पास बोरॉन है, उसके बाद आता है आपके पास एल्यूमिनियम, उसके बाद आता है गैलियम, उसके बाद आता है इंडियम और उसके बाद आता है हेलियम। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं मैं तो जो बोरॉन का ऑक्साइड होगा आपके पास, बोरॉन का ऑक्साइड जो होगा, उसके बाद इंडियम और थैलियम का जो ऑक्साइड होगा, इंडियम थैलियम का ऑक्साइड आपके पास होगा बेसिक। बोरॉन का जो ऑक्साइड होगा बेटा वो होगा एसिडिक, और एल्यूमिनियम और गैलियम का जो ऑक्साइड होता है वो होता है एम्फोटेरिक। अभी देखिए एसिडिक और बेसिक तो आपको पता है, जिसके अंदर एसिडिक कंटेंट है फिर या फिर बेसिक कंटेंट है, वो तो आप बता सकते हैं कि एसिडिक बेसिक क्या है। जैसे जनरली अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में कि तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक लेते हैं, हम मेटल के जो देते हैं अभी डाउन द ग्रुप आप देखेंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। तो टिपिकली अगर हम देखें तो मेटल के ऑक्साइड जो है आपके पास वो बेसिक आएंगे, नॉन मेटल के एसिडिक आते हैं। और ये जो बीच वाली एलिमेंट है बेटा, इसके लिए हमने पढ़ा था एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होता है, कुछ 7 ऑक्साइड रहते हैं आपके एम्फोटेरिक। तो उसके लिए हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ट्रिक पढ़ी थी। ट्रिक क्या थी, जनाबे अली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। तो उसके अंदर आप देखेंगे जनाबे अली के अंदर आप जिंक वाला के बाद अली मतलब एल्यूमिनियम सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, गाया में जीए भी आ रहा है, मतलब एल्यूमिनियम और गैलियम आपके उसी ट्रिक के अंदर आ रहे हैं जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते क्या है, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे उसे कहते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, क्लियर है सबको। अभी मैं अगर बात करूं जो क्रिस्टलाइन बोरॉन होता है आपका, क्रिस्टलाइन जो बोरॉन होता है तो ये तो एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता। इवन अगर हम क्रिस्टलाइन एल्यूमिनियम की बात करें, अब आप बोलेंगे एल्यूमिनियम तो सर रिएक्टिव है, जैसे आप सबने भी सुना होगा कि एल्यूमिनियम बेसिकली रिएक्टिव एलिमेंट होती है। फिर एल्यूमिनियम अगर आपके पास रिएक्टिव ग्रुप है तो फिर एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करता क्या, तो एल्यूमिनियम देखो बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो करता है, लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब एक ये जो एल्यूमिनियम का सरफेस है इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, एक ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन करता है, मतलब माइक्रो लेवल पे ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनेगी जिसको पैसिवेशन भी कहा जाता है, जिसको हम एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तब देखेंगे एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम के साथ। तो उसकी वजह से उसका फर्दर रिएक्शन आपको होते हुए नहीं दिखता है, मतलब एकदम माइक्रो लेवल पे एल्यूमिनियम थोड़ा सा रिएक्ट कर देगा ऑक्सीजन और उसके ऊपर खुद के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेगा बेसिकली। और ये जो ऑक्साइड की लेयर यहाँ पे बनती है छोटी सी, ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। फिर फर्दर एल्यूमिनियम जो है उसको ये किसी अदर पार्ट के साथ मतलब किसी अदर रिएक्टिव ग्रुप के साथ रिएक्ट करने नहीं देती है, ये चीज एल्यूमिनियम के साथ होती है।
वही अगर मैं एमोर्फस बोरॉन या एल्यूमिनियम की बात करूं, एमोर्फस फॉर्म में आपका बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि सर ये एमोर्फस चीज है क्या, एमोर्फस लिखा आपने, क्रिस्टलाइन लिखा, होता क्या है क्रिस्टलाइन? देखिए सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे शुगर होती है नॉर्मल, आपके घर में छोटे छोटे दाने रहते हैं शुगर के, मतलब वो क्रिस्टल्स हो गए, और एमोर्फस मतलब पाउडर फॉर्म है। मतलब कोई भी चीज अगर पाउडर फॉर्म में होगी तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगी। क्यों रिएक्टिव होगी? जैसे आप चीनी और पानी का घोल कर रहे हैं, एक ग्लास में आपने नॉर्मल चीनी डाली है और एक ग्लास के अंदर आपने चीनी डाली है जो एमोर्फस फॉर्म में, मतलब पाउडर फॉर्म में। अब पाउडर फॉर्म के वजह से क्या होगा, उसके जो छोटे छोटे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स अगर हम देखें तो उसके अंदर पार्टिकल्स ज्यादा बन जाएंगे एमोर्फस फॉर्म के अंदर शुगर के, और एमोर्फस फॉर्म में पार्टिकल ज्यादा बनेंगे तो इजीली क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं पानी के साथ फास्ट। उसी के वजह से कभी भी आप देखेंगे किसी भी केस में, किसी भी एलिमेंट के केस में एमोर्फस फॉर्म आपको ज्यादा रिएक्टिव बेसिकली दिखेगा। तो एमोर्फस फॉर्म में रिएक्ट कर सकते हैं। ग्रुप 13 आपके पास, अगर ग्रुप 13 के एलिमेंट को मैं ई से डिनोट करूं, अगर मैं इसको ई बोलूं तो क्योंकि ग्रुप 13 की वैलेंसी होती है बेटा 3, तो इसके नीचे आप 3 लिखेंगे, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑक्साइड बनेगा आपके पास E2O3, ठीक है, जिसको आप Al2O3 लिख सकते हैं या फिर B2O3 लिख सकते हैं, या फिर बाकी एलिमेंट भी आप यूज कर ही सकते हैं। तो एक ट्रिक आपने बचपन में 9-10 में पढ़ी होंगी कि जो भी एलिमेंट है उसका दोनों का वैलेंसी उसके नीचे रखो और जिसके साथ भी कंपाउंड बनाना है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी का जो फैक्टर था 2, उसको हमने अपोजिट मतलब E के साथ मल्टीप्लाई किया और 3 को ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास जो ऑक्साइड बन के आया वो आया E2O3, इसको हम ऑक्साइड बोलेंगे, ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, ऑक्साइड ऑफ बोरॉन। तो E तो मैंने जनरल लिया, E की जगह में कोई भी एलिमेंट यहाँ पे ले सकता हूं। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिकली देखिएगा आप E और N, नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 है और E की भी वैलेंसी 3 है, तो E3N3 बनेगा, और इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा En, क्योंकि तीनों के साथ 3 ही कोएफिशिएंट है तो मैं इसको Aln लिख सकता हूं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, या फिर बोरॉन नाइट्राइड, इस तरीके से भी इसको लिख सकता हूं। ठीक है, क्लियर है सबको? इस तरीके से हमने रिएक्शन विद एयर को डिस्कस किया। ऑक्साइड जो होता है एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड फॉर्म करेगा, तो बोरॉन का ऑक्साइड एसिडिक होता है, एल्यूमिनियम गैलियम एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक वो होता है जो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करें। इंडियम और थैलियम अगर आप देखेंगे तो इसके जो ऑक्साइड होते हैं बेटा वो बेसिक होते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी हम देखेंगे, इसकी रिएक्शन एसिड के साथ देख लेते हैं, एसिड बेस के साथ और हैलाइड्स के साथ, ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो रिएक्शन विद सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ एसिड। ठीक है, अभी एसिड की अगर मैं बात करूं तो आपका जो बोरॉन है, बोरॉन प्लस एसिड, बोरॉन के साथ अगर आप एसिड की रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, नो रिएक्शन। वही आपका जो एल्यूमिनियम है वो एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है। एल्यूमिनियम क्योंकि रिएक्टिव एलिमेंट है तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर मैं किसी भी एसिड के साथ करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 3HCl लेता हूं तो देखिए एल्यूमिनियम क्योंकि मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है Al3+, और ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। HCl एसिड है तो एसिड के पास क्या होगा H+ और Cl- बनेंगे, 3 है तो 3 आप ले ही सकते हैं। अब एल्यूमिनियम के 3 आयन और क्लोरीन के 3 आयन मिलके क्या बनाएगा आपके पास AlCl3+। आप देखेंगे तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जब भी मिक्स होगा तब हाइड्रोजन गैस बनता है बेटा। हाइड्रोजन H+ मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, मतलब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, गरीब आदमी बन गया हाइड्रोजन, क्योंकि उसने उसका इलेक्ट्रॉन, पहले तो 1 इलेक्ट्रॉन था और वो भी उसने लुटा दिया। ठीक है, मतलब H+ ऐसा हाइड्रोजन है जिसके पास अभी इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है। ठीक है, अब जिसको जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो H+ और इलेक्ट्रॉन मिक्स होगा तो H बनेगा। लेकिन आपको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है बेटा वो एटम के फॉर्म में नहीं रहता है, क्योंकि वो बहुत अनस्टेबल रहेगा, वो गैसियस फॉर्म में ही कन्वर्ट होना चाहेगा। इसी की वजह से आपको यहाँ पे H2 गैस बनता हुआ दिखेगा। तो कभी भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है एसिड के साथ अगर इसकी रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होगा। वही अगर मैं एल्यूमिनियम की रिएक्शन HNO3 के साथ करता हूं
तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे आप रिएक्शन करेंगे तो HNO3 के अंदर जो ऑक्सीजन है वो एल्यूमिनियम के ऊपर क्या करेगा, एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना लेगा, जैसे कि हमने पिछले वाले केस में भी देखा था। इसी कंडीशन को कहा जाता है पैसिवेशन। क्या होता है पैसिवेशन? तो एल्यूमिनियम के ऊपर एक जो लेयर बनेगी आपकी वही होगा बेसिकली पैसिवेशन, ठीक है, मतलब प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। तो ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। तो बेसिकली क्या है प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर? तो आप जब भी एल्यूमिनियम की रिएक्शन HNO3 के साथ करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये रिएक्शन बहुत फास्ट माइक्रो लेवल पे जो ऑक्सीजन होगा HNO3 के अंदर वो इसके साथ रिएक्ट करके एक ऑक्साइड लेयर बना देगा। मतलब देखने में तो ऐसे लगेगा कि रिएक्शन हो ही नहीं रही है, क्योंकि बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिएक्शन हो जाएगी और आपका जो एल्यूमिनियम है उसके ऊपर एक लैमिनेशन बन जाएगा। उसके बाद ये बचे हुए जो पार्ट है HNO3 के अंदर का उससे रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें दिखेगा एक्चुअली कि रिएक्शन हो नहीं रही है, लेकिन एक्चुअली एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड लेयर बनाता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। ओके, तो दिस इज द एसिड रिएक्शन। एसिड के साथ हमने रिएक्शन देखी। अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक रिएक्शन हम बेस के साथ करेंगे और एक हैलाइड के साथ भी कर लेंगे यहाँ पे। तो वापस से अगर मैं रिएक्शन विद बेस, अगर बेस के साथ रिएक्शन करता हूं एल्यूमिनियम की, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखिए एल्यूमिनियम की रिएक्शन मैं करता हूं NaOH, लेकिन NaOH कैसा है आपके पास? एक्वस NaOH है। एक्वस NaOH का मतलब क्या है? जहां पे वाटर भी प्रेजेंट है बेटा आपके पास। अब वाटर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली वाटर अगर प्रेजेंट है तो H प्लस आयन बनेगा, OH माइनस आयन बनेगा, ठीक है। और एक्वस है तो बहुत सारा वाटर आपके पास अवेलेबल है। और एल्यूमिनियम क्या करेगा बेटा आपके पास? यहाँ पे एल्यूमिनियम कन्वर्ट तो होता है Al+3 में, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी छोड़े गए 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन वापस से मिक्स हो गए, तो ये क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस। तो वापस यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो सकता है। कैसे हो सकता है? NaOH के गैस में हमें लगता है कि सर यहाँ पे तो हाइड्रोजन बनना नहीं चाहिए था एक्चुअली, क्योंकि NaOH के अंदर का OH वाला पार्ट तो एल्यूमिनियम को लगेगा। तो बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है तो ऑप्शन रॉन्ग करके आते हैं। लेकिन एक्वस वर्ड है बेटा यहाँ पे, तो याद रखना एक्वस वर्ड जहां पे भी आएगा वहां पे आपका वाटर का इन्वॉल्वमेंट है, और वाटर आता है तो H प्लस और OH माइनस आयन आपके पास आएंगे। अभी क्या होगा? ये एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा, देखिए AlOH/3। तो ये तो जनरली बनना चाहिए था AlOH/3, लेकिन होता क्या है, क्योंकि मीडियम यहाँ पे बहुत ज्यादा बेसिक है, मीडियम बेसिक है मतलब OH माइनस आयन की चलती है, तो OH माइनस आयन तो बहुत भरपूर अवेलेबल है। तो फिर एल्यूमिनियम क्या करेगा? और एक OH खा सकता है, एक और OH खाएगा तो ये बनेगा AlOH/4, और इसके ऊपर चाहे जाएगा बेटा माइनस। क्यों माइनस आएगा? क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी तो +3 थी, एक OH के ऊपर माइनस चार्ज है तो 4 OH के ऊपर 4 माइनस आ गए, तो इसी की वजह से आपका एल्यूमिनियम बनेगा यहाँ पे +3 और ये -4, तो इसकी वजह से माइनस चार्ज है। और इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं Na+, जो कि आपका NaOH के साथ प्रेजेंट था। तो एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपका यहाँ पे बन के तैयार होता है। इसका अगर हम नाम लिखे तो इसका नाम होता है सोडियम टेट्रा, 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम को हम लिखते हैं एल्यूमिनेट। और यहां पे आप देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैं यहाँ पे रोमन में लिख रहा हूं 3, जो कि हम अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आते हैं तो उसका नेमिंग कैसे किया जाता है उसको हम बेटा डिटेल में देखेंगे। तो ये सोडियम टेट्राहाइड्रोक्साइड एल्यूमिनेट आपका बन गया। ये क्या होता है आपका? ये ड्रेनेज पाइप के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। ड्रेनेज पाइप में यूज होता है ब्लॉकेज रिमूवर, मतलब इसका काम क्या होता है? ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए जो केमिकल यूज करते हैं हम, जब भी किचन के अंदर जो बेसिन है, मतलब सिंक वाला जो पाइप है आपका, वो जाम हो जाता है, उसके अंदर कचरा फंस जाता है, तो उसके अंदर हम दुकान से एक पाउडर लाते हैं बेसिकली, और उसको जब उसका घोल करके जो डालते हैं तो वो जो आपका पार्ट है जो लम्प्स के फॉर्म में इकट्ठा हुआ है तो वो टूट जाता है बेसिकली, और जो आपका ब्लॉकेज है वो रिमूव हो जाता है। तो बेसिकली यही केमिकल है वो सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सिडो एल्यूमिनेट, जिसको हम ड्रेनेज पाइप के अंदर ब्लॉकेज
रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपका यहाँ पे बनता है रिएक्शन विद बेस। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, अभी इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर के अंदर, जो प्रॉपर्टी है आपकी रिएक्शन विद हैलोजन। ठीक है, हैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद हैलोजन। अभी मैं जनरल ई ही लिखता हूं यहाँ पे, मतलब ई एक एलिमेंट लेता हूं, ठीक है, और ये हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसा हैलाइड फॉर्म करेगा बेटा, EX3। अब EX3 मतलब BCl3 लिख सकता हूं मैं, BBr3 कोई भी, तो यहाँ पे मैं E लिखता हूं और यहाँ पे इसको 3X लगाता हूं, 3 हैलोजन ग्रुप लगाता हूं, EX3। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रख सकते हैं, जैसे EX3 जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्यों है, क्योंकि उसके पास बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे और इसने 3 बॉन्ड बनाए, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गए। इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, और जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, लुईस एसिड। तो यहाँ पे आपका लुईस एसिड बनेगा। इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो जब भी EX3 के साथ अगर NH3 ग्रुप जुड़ता है तो उसके केस में हम देख सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल अगर BCl3 लूं, ठीक है, और इसके साथ अगर आप NH3 की रिएक्शन करें, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है तो ये हो गया आपका लुईस बेस, लुईस बेस, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो लुईस एसिड। तो ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। देख लेते कैसे करेगा, जैसे ये बोरॉन है आपके पास, तो बोरॉन को अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूं 3 क्लोरीन के साथ, तो ये नाइट्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेगा बेटा, यहाँ पे H और H। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका वो बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमने कैसे पढ़ा था, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल रहता है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहती है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अनइक्वल शेयरिंग हुई है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन रेडी है, तो नाइट्रोजन डोनर हो गया आपके पास, मतलब लुईस बेस, और BCl3 के अंदर बोरॉन आपके पास लुईस एसिड, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो हैलोजन के साथ इस तरीके से ये रिएक्शन दिखाता है। ठीक है, ये दिस इज आपका हैलोजन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो हमने पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 13 के लिए देखी। अब आने वाले लेक्चर के अंदर हम आगे जो बाकी ग्रुप है उसकी भी प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को डिटेल में देखिए, और कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। ओके, बाय।